हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संख्यन स्टडी चैनल। आज हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। क्या जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमें अपने आसपास दिखाई देता है, सिर्फ उतना ही एटमॉस्फेयर है कि इसके बियॉन्ड भी कहीं कुछ है। वायुमंडल जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले सिर्फ एयर आता है, वो एयर के से अधिक भी कुछ है कि सिर्फ और सिर्फ एयर ही है। उसका कंपोजिशन क्या है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से अर्थ के चारों तरफ वो अपना घेरा बनाए हुए है या किसी और फॉर्म में है। इन सारी चीज़ों को हमें आज इस लेक्चर में जानना है। एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है और हमारी भी जो गतिविधियां हैं, जो हमारा एक्शन है, जो हम स्टेप्स लेते हैं, वो भी एटमॉस्फेयर पे बहुत अधिक इफेक्ट डालता है। जो भी फेनोमेना हम अपने पास देख रहे हैं, अपने आसपास जो भी फेनोमेना हो रहा है, जैसे बारिश की का फेनोमेना है, फॉग है, रेनफॉल है, या कुछ भी नेचुरल अकरेंस जो कुछ भी है, वो इस एटमॉस्फेयर में ही हो रहा है और बिना इसके पॉसिबल नहीं था। तो चलिए, इन सबको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर इज ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर एनवलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि एक बॉल इमेजिन करते हैं। जैसे उस बॉल को आप किसी मोटी चीज से चारों तरफ से कवर कर दीजिए। एक फुटबॉल लिया, चारों तरफ से मोटी चीज से कवर कर दिया, तो वो उसको आप जैसा देख रहे हैं, जैसा इमेजिन कर रहे हैं, जैसा आपको नजर आ रहा है, ठीक वैसा ही हमारे अर्थ के साथ है। अर्थ को हमने चारों तरफ से एयर के कॉलम से रैप कर दिया है। और वो एयर ऐसा नहीं है कि एक थिन लेयरिंग है। अर्थ के चारों तरफ एक दूर तक वास्ट एक्सपेंस जो उसको बोलते हैं, एक बहुत ऊंचाई तक एयर का कॉलम है जो अर्थ को चारों तरफ से कवर किए हुए है। और ये सारे जो एयर हैं वो अर्थ में कैसे हैं? तो इट इज कनेक्टेड ड्यू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ही इन सारे एयर का एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ बनाए हुए है। अगर अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता या फिर कुछ अलग होता, कुछ और होता, तो आज डेफिनेटली हमारे अर्थ पे जो भी प्लांट्स, एनिमल्स या लाइफ सरवाइव कर रही है, उसकी उसका सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट होता। मे बी लाइफ सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि आज का जो कॉम्पोजिशन है वही लाइफ के सरवाइव करने के लिए ही सूटेबल कॉम्पोजिशन है। तो ग्रेविटेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है जो आज हम एटमॉस्फेयर देखते हैं। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो लाइफ की कल्पना करना संभव नहीं था। It protects from harmful rays and maintains suitable temperature necessary for life. ये जो है एटमॉस्फेयर, ये हार्मफुल रेज को, जो भी सन से आने वाली हार्मफुल रेज होती हैं, जस्ट लाइक एक्स रेज, यूवी रेज, उनको एब्जॉर्व करता है और अर्थ पे एक सूटेबल टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो कि यहाँ पे जीवन होने के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। अर्थ पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन होता है और उसी के टेम्परेचर पे जीवन जो है यहाँ संभव है। बहुत सारे मरीन इकोसिस्टम में बहुत सारे जीव जंतु ऐसे भी हैं जो टेम्परेचर में होने वाले थोड़े से चेंज को लेके भी बहुत अधिक सेंसिटिव हैं। अगर जरा सा भी चेंज होता है, अगर हम आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जहाँ ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, जहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ में मरीन इकोसिस्टम को खतरा है, इनके बारे में भी बात करते हैं। इसका मतलब कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन है, वो हमारी लाइफ के लिए सबसे सूटेबल है। वही एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स सबके लिए ऑप्टिमम है। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उसको मेंटेन रखने के लिए एटमॉस्फेयर का एक बहुत ही मेजर रोल है कि कैसे ये हार्मफुल रेज को ब्लॉक करके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करता है। एटमॉस्फेयर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज एटमॉस। एटमॉस जिसका मतलब होता है कि वेपर। एंड द सेकेंड वन जो है
वो हमारा स्फेरा है। स्फेरा मीनिंग बॉल और स्फेयर मीन्स बॉल या स्फेयर जो कि चारों तरफ से कवर्ड हो। इन दोनों वर्ड्स से मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अब एटमॉस्फेयर आज जो हम देख रहे हैं वो कैसे बना, इसमें क्या जो हमें आज एटमॉस्फेयर देख रहे हैं इनिशियली ये ऐसा ही था या कहीं कुछ और था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। थ्री फेजेस ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन जो आज हम देख रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट फेज थर्ड फेज है। तो अर्थ के फॉर्मेशन का जो फर्स्ट फेज है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन जब होना शुरुआत हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और अर्थ का जो ओरिजिनल एटमॉस्फेयर जो था वो प्रोबेबली जस्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। इनिशियली क्या हुआ कि अर्थ जो थी हमारी वो बहुत ही अधिक गर्म थी। गर्म अर्थ होने की वजह से इसका सरफेस भी काफ़ी गर्म था और इस पे होने वाली जो गैसेस थी वो भी बहुत गर्म थी। उस समय अर्थ के सरफेस पे हाइड्रोजन एंड हीलियम थे। ये गैसेस, ये दोनों लाइट गैसेस हैं, और अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होने की वजह से ये जो गैसेस गर्म थी इनका मूवमेंट बहुत अधिक था, बहुत फास्ट था। फास्ट मूवमेंट था, और गर्म जो हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो जब इनिशियली अर्थ हमारा बन रहा था तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी इतना अधिक नहीं था कि वो सारे एटमॉस्फेयर को अपने में बांध के रख सके। तो इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन और हीलियम हम यहाँ देख रहे हैं वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो गई यहाँ अर्थ की ग्रेविटी से और स्पेस में चली गई। तो उसके बाद जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर कोई रह नहीं गया। उस केस में जो लाइफ थी वो हम यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते थे। इसका मतलब एटमॉस्फेयर के फेज वन में जब ये अर्थ जो है डिवॉइड हो गया बिना किसी एटमॉस्फेयर के, तो यहाँ लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती है। सेकेंड फेज हमारा आया कि उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हुआ। तो जो अर्थ का जो सेकेंड फेज था वो खुद अर्थ ने अपना सेकेंड फेज बनाया, अपना एटमॉस्फेयर अर्थ ने खुद ही क्रिएट किया। अर्थ जब धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हुई तो बहुत डी गैसिंग का प्रोसेस हुआ। डी गैसिंग के प्रोसेस में क्या हुआ कि अर्थ के अंदर जो भी गैसेस थी वो अर्थ से बाहर कैसे निकले, इसके लिए बहुत सारे वॉल्केनिक एरप्शंस हुए जिसके प्रोसेस के थ्रू जो ट्रैप्ड गैसेस थी जैसे हाइड्रोजन जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये सारी गैसेस जो हैं वो वॉल्केनिक एरप्शन के थ्रू एनवायरनमेंट में चली गई। तो इन सारी गैसेस में प्राइमरीली क्या थी, स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, सल्फर, इन सब ने फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाया। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जब अर्थ ठंडी होनी शुरू हो गई तो जो हैवी मेटल्स थे जस्ट लाइक आयरन, ये सब धीरे धीरे अर्थ के कोर में चले गए, देन लाइटर वन जो है वो ऊपर आ गए। तो अर्थ के कोर में हैवी मेटल्स होने लगे और इसी फेज में जो है अर्थ के इंटीरियर की भी लेयरिंग हुई जिसको क्रस्ट मेंटल कोर कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे यहाँ का अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ने लगा। तो जो एनवायरनमेंट इसके अगल बगल था, जो आसपास था, वो बेसिकली प्राइमरीली जो था वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन। इस केस में भी हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते थे। तो इस केस में लाइफ को होने के लिए सबसे पहले प्री रिक्विजिट है कि कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो लाइफ वहाँ सरवाइव नहीं कर सकती है। नेक्स्ट फेज में चलते हैं। नेक्स्ट फेज जो है फेज 3। तो इनिशियली जब हमने देखा कि वॉल्केनिक एरप्शन हो गया और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया जहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं थी, तो इसके बाद क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक वाटर वेपर हुआ। वाटर वेपर धीरे धीरे ऊपर जाके ठंडा हुआ, कंडेंस हुआ, और अर्थ पे बहुत सारा प्रेसिपिटेशन हुआ जिसके थ्रू ओशंस बने। ओशंस जब बन गए तो जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड था वो
बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से ओशंस में डिसॉल्व हो गया। तो एक तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो था एटमॉस्फेयर से कम होने लगा। इन्हीं बीच में कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक ऐसा बैक्टीरिया डेवलप हुआ ओशन में जो कि सोलर एनर्जी ले सन से लेता था और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से लेता था और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन जो है वो देता था। तो दैट साइनोबैक्टीरिया वाज ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया था इनिशियली, जिसने एटमॉस्फेयर से हमारे सन से सोलर एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओशन से लेके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया। इस प्रोसेस के थ्रू भी जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड घटने लगी और ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी। अच्छा, ऑक्सीजन जब बढ़ने लगी तो ऐसा नहीं हुआ इनिशियली कि अचानक से एकदम से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हो गया और सब कुछ होने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे पहले जो ऑक्सीजन बनी, जो बढ़ी, तो जो सरफेस पे हमारे आयरन था जो कि जिसकी हमने बात किया कि कोर में चले गए थे, तो सरफेस पे भी जो आयरन था वो धीरे-धीरे जब बहुत सारी बारिश हुई तो वो ओशंस में चले गए। तो जो ओशन में ऑक्सीजन क्रिएट होती थी, सबसे पहले ये इन आयरन के साथ मिलके ऑक्साइड बना लेती थी। तो कहीं-कहीं ओल्ड जो रॉक्स हैं मिलते हैं, वहाँ आयरन बैंड्स मिलते हैं। तो इनिशियली जो ऑक्सीजन थी वो इसी में कैप्चर होती चली गई, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं बढ़ रही थी। पर धीरे धीरे ऐसा आया कि जब सारा आयरन जो मिल रहा था वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। एक टाइम ऐसा आया इन साइनोबैक्टीरिया ने जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाने लगी। जब एटमॉस्फेयर में जाने लगी तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन 1% पहुंच गया। 1% इसका जो कंसंट्रेशन था वो अभी भी अर्थ पे सारी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकता था। तो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पहुंचा, कुछ ऑक्सीजन उसमें से ड्रिफ्ट हो गया अपर एटमॉस्फेयर में। ड्रिफ्ट होने के बाद वो जब स्ट्रेटस आगे बहुत ऊपर एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचा तो वहाँ सनलाइट से रिएक्शन करके वहाँ पे एक लेयर फॉर्मेशन शुरू हुआ, तो जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। जब ये ओजोन लेयर नहीं था तो जो यूवी रे जो सन से आती थी वो डायरेक्ट जो है वो अर्थ पे आती थी। तो उस केस में चाहे ओशंस में चाहे लैंड पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती थी। उसके लिए कहीं ना कहीं उन रेज को ऊपर ब्लॉक होना ज़रूरी था। तो ये ओजोन लेयर ने एक तरीके से फिल्टर का काम किया। इसने ऊपर ही यूवी रेज को ब्लॉक करना शुरू किया और साइनोबैक्टीरिया के इस फूड सिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बढ़ती रही और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ के 21% तक हो गया। और इसी बीच में जो अर्थ पे धीरे धीरे पेड़ पौधे और जीव जंतु जानवर और उसके बाद ह्यूमन बींग्स सब आए। तो इस टाइम पे ऐसा हुआ कि अमोनिया भी जो था आ, वो भी ब्रेक हो गया नाइट्रोजन में रिएक्शन करके और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगा और CO2 का कंसंट्रेशन धीरे धीरे डाउन हो गया। आज से 500-600 बिलियंस ईयर अगो भी ही जो आज हम एटमॉस्फेयर देख रहे हैं यहाँ तक हम पहुंच चुके थे कि एक ऑप्टिमम लेवल जहाँ पे लाइफ सरवाइव कर सके। इतने प्रोसेस के बाद आज हम जिस एटमॉस्फेयर में हैं वो जो हम देख रहे हैं वो हम इतने लंबे प्रोसेस से चलते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर को सुनते ही जो दिमाग में आता है सबसे पहले सिर्फ एयर, कि एटमॉस्फेयर सिर्फ एयर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर जो है वो मिक्सचर है। किन किन चीज़ों का मिक्सचर है? मिक्सचर है ये गैसेस का, वाटर वेपर का, डस्ट पार्टिकल्स का। इन तीनों चीज़ों से मिलके ही ये वायुमंडल हमारा बना हुआ है, जिसपे एक भी कंपोनेंट अगर हम हटा लें, एक भी चीज़ को यहाँ से अगर हम हटा लेते हैं तो जो हम आज देख रहे हैं वैसी सिचुएशन हमें नहीं मिलेगी। इन तीनों तीनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है अपना अपना एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे
कंपोजिशन की बात करते हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैसें कितनी हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है हमारा ऑलमोस्ट 78%, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21% है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही मिलके ओवरऑल 99% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसका 99% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और रेस्ट जो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ओजोन एंड अदर्स जो भी गैसेस हैं वो नियरली 1% के बराबर है। तो ये जो इनका रेशियो है ये एटमॉस्फेयर में फिक्स है ऑलमोस्ट, और एक बैलेंस बना हुआ है इनके बीच में। और कुछ गैसेस हैं जो जिनका कंपोजिशन थोड़ा बहुत, जिनका रेशियो आगे पीछे होता है, अदरवाइज बाकी जो हैं ऑलमोस्ट फिक्स हैं। और कौन सी गैसेस जो है वेरी करती हैं इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 78% है। तो जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली यूज में नहीं आ सकता है। तो सॉइल में हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ट्रैप करके उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में उसे यूज किया जा सके, और वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में ऐड करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई जमीन है जिस पे लगातार खेती हो रही है, तो बात करते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन की कमी हो गई, तो लोग बोलते हैं 3-4 बार कोई फसल बोने के बाद एक बार कोई लेग्यूमिनस प्लांट, कोई दाल वाला पौधा बो दिया जाए, जिससे वहाँ की जो सॉइल हो वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाए, और उसके बाद वापस से जो खेती करनी हो जो करनी हो वो की जाए। तो ये जो है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता है। नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है, जो हम पैकेजिंग करते हैं, जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स आप देखते हैं उसमें भी जो नाइट्रोजन जो है उसको फ्रेश रखने के लिए फिल किया जाता है पैकेट में, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ, बहुत जो ऑयल यूज किया जाता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और काफी समय तक वो चीज यूज में आ सके। ऑक्सीजन, जिसका रेशियो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 21% है, वो जो हम लिविंग बींग्स हैं, जो क्रिएचर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इन सब के लिए बहुत ही अधिक ज़रूरी है। ऑक्सीजन जो है वो कंबशन प्रोसेस के लिए भी बहुत अधिक ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ आप बर्न नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर ही बर्न होती है, उसके बिना उसको बर्न नहीं किया जा सकता है। थर्ड जो है वह CO2 है। CO2 जिसका परसेंटेज जो है वो 0.03% है एटमॉस्फेयर में, लेकिन फिर भी आप देखें कि 0.03% बहुत कम लग रहा है हमें, लेकिन अगर हम पूरे एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में देखते हैं तो ये अमाउंट इतना कम नहीं है। ये CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव करता है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कि जब सन से रेडिएशन आती है तो वो उस रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में पास होने देता है, लेकिन जब वापस अर्थ जो री रेडिएट करती है तो उसके लिए ये ओपैक बिहेव करता है, उसको ये ट्रैप कर लेता है, और इसी के थ्रू हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहता है। अगर ये नहीं हो तो हमारा जो अर्थ है वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाएगा, और अर्थ जो है हमारी बहुत कोल्ड हो जाएगी, चिल हो जाएगी, और यहाँ पे कुछ भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। सेकंड ये है कि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। CO2 नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन के होने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट से, हमारे एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं, और बाई प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देते हैं, और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो ये प्लांट्स के फूड प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत अधिक ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा ओजोन, जिसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में कम है पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका एटमॉस्फेयर में। ओजोन अपर एटमॉस्फेयर में
जो सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसको ब्लॉक करने की वजह से वो अर्थ पे नहीं पहुंच पाती हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। अगर वो, हमने पहले आगे डिस्कस किया कि जब तक ओजोन लेयर फॉर्म नहीं हुआ था, यूवी रेज ब्लॉक नहीं होती थी, तब तक यहाँ पे सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के अलावा और कुछ सरवाइव नहीं कर पाया था। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट गैस के बारे में हम बात करते हैं, मीथेन, जिसका परसेंटेज भी बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, 0.00017% है, लेकिन ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मीथेन गैस होती है, वो जो हमारी यहाँ धान की खेती है, पैडी कल्टीवेशन होता है, उसमें जो वाटर फील्ड लॉक्ड एरियाज होते हैं, जहाँ पे वाटर फील्ड हो, वेटलैंड्स हों, या फिर जो एनिमल्स हैं जो च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, तो उस प्रोसेस में भी मीथेन निकालते हैं। बाकी जो हमारे कोल माइनिंग, जहाँ से कोल माइनिंग होती है, वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ये मीथेन गैस भी एनर्जी को, हीट को ट्रैप कर लेती है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देती है। मीथेन गैस जो है वो वो CO2 के कंपैरिजन में 86 टाइम मोर हीट को रिटेन कर सकती है। लेकिन हम सब लोग मीथेन के लिए इतने कंसर्न नहीं होते जितने CO2 के लिए होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि मीथेन जो है एटमॉस्फेयर में डिकेड और 2 डिकेड्स तक सरवाइव करती है, उसके बाद नहीं रहती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय तक रहता है। इसलिए हमारा कंसर्न बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ऑप्टिमम कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.03% होना चाहिए, लेकिन अभी जो है वो 0.04% को पास कर चुका है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, तो जितने भी हम एफर्ट लगा रहे हैं, CO2 को कम करने के लिए लेके लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मीथेन को भी कर्व करना पड़ेगा। तभी जॉइंट एफर्ट के साथ ही हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। क्योंकि जितना हम एफर्ट CO2 के लिए लगा रहे हैं, अगर हम मीथेन पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारा एफर्ट जो होगा वो बेकार चला जाएगा। तो हमें डिफरेंट मेजर्स अपनाने चाहिए मीथेन को भी एटमॉस्फेयर से कम रखने के लिए। अब गैसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैसेस की क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जो भी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, कुछ गैसेस हैं जो परमानेंट गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। ये इनको हम परमानेंट गैसेस बोलते हैं। परमानेंट गैसेस का क्या मतलब है? परमानेंट गैसेस का मतलब ये है कि इनका कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में उतना ही रहता है जितना फिक्स है। किसी भी प्रोसेस के थ्रू इनका कंसंट्रेशन बैलेंस रहता है, ये एक बैलेंस में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में वेरी नहीं करता है। मीन्स नाइट्रोजन जो है वो 78% था, तो वो 78% ही है। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21% है, तो 21% ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर के वेरिएबल्स हैं। ये कभी बढ़ते हैं, कम भी हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रहते हैं। इनका फिक्स लेवल डिसाइड किया गया है, पर फिक्स रहते नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा, और ओजोन के बारे में हम अभी आगे स्टडी करेंगे। लेकिन ये एटमॉस्फेयर में वैरी करता रहता है। अब एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं वो आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती हैं, कोई इंटरेक्शन आपस में नहीं करती हैं। अगर वो आपस में केमिकल इंटरेक्शन करती रहती तो कोई दूसरा कंपाउंड, कोई दूसरा एलिमेंट बनता रहता, तो फिर अ, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है इसके बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। वो दे डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी, एक्ट एज अ सिंगल यूनिफाइड गैस।
जो सारी गैसेस हैं वो आपस में इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती हैं, आपस में इंटरेक्शन नहीं करती हैं और ओवरऑल मिलके एक सिंगल यूनिफाइड गैस की तरह बिहेव करती हैं कि एक गैस चैम्बर है, लगता है कि एक ही गैस है लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो एक सिंगल यूनिफाइड गैस की तरह ही हमें पता चलती हैं। ये दे आर ट्रांसपेरेंट टू इंसुलेशन बट ओपैक टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सन से आने वाली जो रेज हैं वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसको पास करने देता है, लेकिन जो अर्थ से वापस जाने वाला रेडिएशन है, जो अर्थ री रेडिएट करती है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ओपैक होता है। वो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है जो अर्थ से रेडिएट होता है उसको वो ट्रैप कर लेता है, जिसको ये ग्रीन हाउस गैस हम लोग बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं गैस की। इन प्रॉपर्टीज के ही साथ ये आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहती है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर से हमारा परिचित ही है, रेनफॉल हो चाहे कहीं पे भी थंडर स्टॉर्म आए, बहुत ही ज़्यादा बारिश कहीं भी हो, एटमॉस्फेरिक वेपर हो, इन सबके बारे में हमने सुना है और हम अच्छे से परिचित हैं। वाटर जो है एटमॉस्फेयर में ऑल थ्री फॉर्म्स में रहता है। सॉलिड में भी होता है, आइस के फॉर्म में, लिक्विड में होता है वाटर के फॉर्म में, एंड गैस में होता है ये वाटर वेपर के फॉर्म में। तो इसका फॉर्म इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। वाटर वेपर एक्ट्स एज ए नेचुरल ब्लैंकेट। नेचुरल ब्लैंकेट का यहाँ क्या मतलब है कि वाटर वेपर जो है वो जब वाटर को अगर हम गर्म करते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन प्रोसेस में वो हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब वो वाटर वेपर कहीं और गया और वहां पे प्रेसिपिटेशन हुआ तो वो लेटेंट हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो वो कहीं का टेम्परेचर बहुत अधिक गर्म भी नहीं होने देता और कहीं का टेम्परेचर बहुत अधिक ठंडा भी नहीं होने देता। जब एटमॉस्फेयर से सन पे एटमॉस्फेयर का रेडिएशन आता है तो ये उसके लिए उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे हमारी अर्थ बहुत अधिक गर्म नहीं हो सके। एंड एब्जॉर्शन एंड रिलीज ऑफ हीट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो भी हमारा साइक्लोनिक फेनोमेना है, ये भी हमारा जो लेटेंट हीट हमारा रिलीज होता है, वहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, ये वाटर के साइकिल से ही रिलेटेड है कि कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह, और और यहाँ से प्रेसिपिटेशन हुआ और कहीं से इवेपोरेशन होता है। मान लीजिए कि जहाँ आप बैठे हैं आज यहाँ बारिश हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहीं का वाटर इवेपोरेट हुआ, यहीं पे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और यहीं पे बारिश हो रही है। हो सकता है कि जो हमारा मानसून आया जो वो इंडियन ओशन का वाटर हो, वो अरेबियन सी का वाटर हो, और जो आज यहाँ बारिश हो रही है तो वो पूरे ग्लोब पे, पूरे हमारे अर्थ पे जो हीट को बैलेंस बनाए रखता है, हीट को सर्कुलेट करता है। वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो इक्वेटर से पोल की तरफ घटता जाता है और एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ वाटर वेपर का अमाउंट भी कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे वहाँ एटमॉस्फेयर जो होता है वो रेयर होता है, कम हो जाता है, तो वाटर वेपर का भी कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इक्वेटर पे वाटर वेपर जो होता है ऑलमोस्ट 4% होता है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न ये है कि इक्वेटर पे जो है बहुत गर्मी होती है, तो जो गर्म हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा में मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी अधिक होती है। इस वजह से इक्वेटर पे वाटर वेपर का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 4% होता है, जबकि पोल पे ड्राई एयर होता है और वो मॉइस्चर कम होल्ड करता है, इसलिए इक्वेटर से पोल पे जाने पे वाटर वेपर का कंसंट्रेशन घटता चला जाता है। नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल से तो परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बुक रख दीजिए सुबह
और शाम तक देखिए उस पे एक थिन लेयर जम जाएगी। वो जो थिन लेयर आप देख रहे हैं वही डस्ट पार्टिकल है। यहाँ हम लोग इमेज में देखते हैं कि एक छोटा सा झरोखा है, एक स्लिट है जिसको हम बोल सकते हैं। वहां से लाइट अगर आ रही है तो उसमें बहुत सारे कण जो हैं मैसेज हमें इस तरीके से चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये जो कण जो हमें पार्टिकल्स चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, यही हमारे एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल्स हैं। द स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लोअर एटमॉस्फेयर, उनको ही हम डस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? सी सॉल्ट, ऐश, डिसइंटीग्रेशन पार्टिकल ऑफ मिटियोर्स। जो हमारा वेदरिंग प्रोसेस होता है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पे कुछ बर्निंग हो रहा है, कुछ बर्न किया जा रहा है, तो उसके धुआं भी ऊपर जाके वो ऐश के का फॉर्म लेता है। कोई रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, जैसे सी सॉल्ट है, उससे भी डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जो विंड जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। जो मिटियोर्स हैं उनके भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सब डस्ट पार्टिकल के हमारे एटमॉस्फेयर में सोर्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल का कंसंट्रेशन जो है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में अधिक होता है कंपैरेटिव टू पोलर एंड इक्वेटोरियल रीजन। ऐसा क्यों होता है? इक्वेटोरियल रीजन में फ्रीक्वेंटली जो है वो बारिश होती रहती है, तो जो बारिश जो है एटमॉस्फेयर के डस्ट को सबसाइड करता रहता है, इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में जो है वो डस्ट का कंसंट्रेशन कम होता है। और पोल्स पे हमारा जो है हैबिटेट नहीं है। पोल्स पे जो है डस्ट पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ जो लाइव्स हैं बहुत कम लोग रहते हैं। जितना भी हायर लैटिट्यूड पे आप चले जाइए, वहाँ पे जो है पॉपुलेशन ही बहुत कम है। इस वजह से एटमॉस्फेयर बहुत ही क्लियर है वहाँ का। जो एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल हैं वो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं इन क्लाउड फॉर्मेशन। जो वाटर वेपर ऊपर जाके ठंडा होता है वो इस हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब होता है जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ये वाटर के लिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है। वाटर वेपर इस पे रेस्ट करता है धीरे धीरे कंडेंस करके, और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। डस्ट पार्टिकल से एक और फिनोमेना हमें देखने को मिलता है कि सुबह और शाम जो आपको अपने एटमॉस्फेयर में ऑरेंज रेड टाइप की लाइट नज़र आती है, वो डस्ट पार्टिकल पे जब सनलाइट पड़ती है, जो उसकी स्कैटरिंग होती है, उसके कारण ही हमको इतना खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है सुबह और शाम में, जब पूरे आसमान में रेड एंड ऑरेंज कलर की लाइट फैली होती है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो कई सारे लेयर्स से मिलके बना है। जो कंसेंट्रिक लेयर हैं जिनका सेंटर एक ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन कौन से हैं। जो एटमॉस्फेयर का पहला लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और इसका एक्सटेंड 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर्स तक होता है। ये हमारे सबसे पास का लेयर होता है, जिस लेयर को हम फील कर पाते हैं, जिस लेयर में हम हैं। सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि सी लेवल से अप टू 50 किलोमीटर्स तक होते हैं। थर्ड वन इज मेसोस्फेयर, जो सी लेवल से हमारे ऊपर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर्स तक के बीच में होते हैं। फोर्थ वन इज आयनोस्फेयर, जो कि अप टू 400 किलोमीटर्स तक होते हैं। एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर्स, जो कि 400 किलोमीटर्स के बियॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम इनका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको याद रखना चाहें तो इस इमेज को ध्यान से देखिए, आपको एक हॉरिजेंटल एम बनता हुआ दिखाई देगा। एक दिमाग में फिट करने वाली बात है कि आपको एग्जाम में अगर सडनली पूछता है कि टेम्परेचर कैसे किस लेयर में वेरी कर रहा है, तो ये फिगर अगर आपके दिमाग में होगा तो आपको तुरंत से याद आ जाएगा। जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ट्रोपोस्फेयर में
घटता है। हाइट बढ़ने के साथ साथ ट्रोपोस्फेयर में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घटता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में फिर से बढ़ता है, मेसोस्फेयर में टेम्परेचर वापस से घटता है, एंड थर्मोस्फेयर में फिर से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अप टू 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस है। अर्थ की जो सरफेस से 1600 किलोमीटर्स तक है। और हमारा 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है हमारा 30 किलोमीटर्स तक की हाइट में ही लाई करता है। अच्छा, यहाँ इमेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर लाइंस हमें कई सारी नजर आ रही हैं। तो एक लेयर से जब हम दूसरे लेयर में जाते हैं तो एक जोन ऐसा मिलता है हमें जहाँ पे हाइट के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, एक तरीके से कांस्टेंट होता है। वहाँ जहाँ पे एक लेयर खत्म हो रहा होता है और दूसरा शुरू होता है, तो उसको हम, वो एक तरीके से पॉज है फर्स्ट लेयर के लिए। तो उसको हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे ट्रोपोस्फेयर के पास ट्रोपोपॉज हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर के पास स्ट्रेटोपॉज दिखाई पड़ रहा है, मेसोस्फेयर के पास मेसोपॉज दिखाई पड़ रहा है। तो ये वो जोन होते हैं जहाँ जहाँ पे हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, स्टेबल होता है। वो जोन ट्रोपोपॉज हुआ, स्ट्रेटोपॉज हुआ एंड मेसोपॉज होता है। तो सबसे पहले हम ट्रोपोपॉज के बारे में देखेंगे। ट्रोपोपॉज हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट लेवल होता है, सबसे लोएस्ट लेयर है। जो भी फेनोमेना हमारी हो रही है, फॉग, क्लाउड, लाइटनिंग जो है, उस ट्रोपोपॉज में ही हो रही है। ट्रोपोपॉज का सॉरी, जो भी घटनाएं हमारे एटमॉस्फेयर में हो रही है वो ट्रोपोस्फेयर में हो रही हैं। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या है? ट्रोपो का मतलब ही होता है कि टर्बुलेंस मिक्सिंग, मतलब यहाँ पे बहुत अधिक, ये जोन ऑफ टर्बुलेंस बोलते हैं इसको, लेयर ऑफ टर्बुलेंस है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज, नेचुरल फिनोमेना होते रहते हैं। एंड इसकी हाइट जो होती है वो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर्स तक होती है, पोल्स एंड इक्वेटर रेस्पेक्टिवली। मीन्स पोल पे इसकी हाइट हमें 8 किलोमीटर मिलेगी एंड इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इक्वेटर जो है वो गर्म हो जाता है, वो डायरेक्ट सनलाइट वहाँ मिलती है, वो गर्म हो जाता है। तो जब कन्वेक्शनल करंट ऊपर की तरफ उठती है तो वो अपने ऊपर के ट्रोपोस्फेयर को भी और ऊपर लेके चली जाती है। इस वजह से इक्वेटर पे हमें इसकी हाइट 18 किलोमीटर्स तक मिलती है और पोल्स पे ऐसा नहीं होता है, इसलिए वहां पे इसकी हाइट 8 किलोमीटर तक होती है। ऑल चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट, जैसे रेनफॉल हुआ, अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनो, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म इटीसी टेक्स प्लेस, जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही जो रेनफॉल, अर्थक्वेक, ये सारा फिनोमेना हम देखते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि जो हमारा 99% ऑफ वाटर है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही मिलता है। तो जो वाटर साइकिल है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। वाटर साइकिल ट्रोपोस्फेयर में होने की वजह से बहुत सारा फेनोमेना हमें, जैसे रेनफॉल हुआ, साइक्लोन्स हुए, थंडरस्टॉर्म हुआ, वो हमें ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलते हैं। 75% हमारे एटमॉस्फेयर का जो वेट होता है वो भी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस हर 165 मीटर पे घटता चला जाता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। इसीलिए जब हम लोग कभी हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब पहाड़ों पे जाते हैं, तो जितना ऊपर जाते हैं उतना ही ठंडा होता है। उसकी वजह यही है कि टेम्परेचर जो है 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाता है। और ऊपर जाने पे जो एयर की जो है डेंसिटी भी कम होती जाती है, एयर रेडिफाइड हो जाता है। इसीलिए जो लोग माउंटेनियरिंग वगैरह करते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पे ऑक्सीजन की भी कमी होती चली जाती है। और जब हम अपर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में ही, तो हमारा प्रेशर भी कम होता चला जाता है। इसलिए जो फ्लाइट्स होते हैं उनके कैबिन को प्रेशराइज करके रखा जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर में ही देखते हैं कि एयर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस एट इक्वेटर एंड -45 डिग्री सेल्सियस एट पोल। यहाँ पे हम देख के कहेंगे कि पोल पे तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, लेकिन इक्वेटर पे ऐसा है। ऐसा क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो
इक्वेटर पे हमारे ट्रोपोस्फेयर है वो बहुत ऊंचाई तक है, वो ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर्स तक है। तो एटमॉस्फेयर में ऊपर होने की वजह से और नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से वो अधिक ठंडा होता है। एंड पोल्स पे हमारे अ, जो है जो हाइट है ट्रोपोस्फेयर की वो कम होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे हम ट्रोपोपॉज की भी बात करेंगे, जैसे हमने पीछे बात की थी। ट्रोपोपॉज जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर का सबसे लास्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है हाइट के साथ बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है। ये जोन काफ़ी कांस्टेंट होता है, इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। जो भी अर्थ पे जो भी फेनोमेना होता है वो ट्रोपोपॉज तक जाता है। जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एयर कॉलम उठती है वो भी ट्रोपोपॉज तक ही जाती है। उसके ऊपर जो है नेक्स्ट जोन शुरू हो जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर में सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, हम और आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे जो हमारे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, वो सब कुछ हमें हमारा ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। जो कुछ भी आप देख सकते हैं वो सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। सेकेंड लेयर जो है हमारी, उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो अप टू 50 किलोमीटर्स तक होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो ओजोन लेयर है हमारी, वो हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती है। लोअर सॉरी, जो ओजोन है हमारी वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है। ओजोन लेयर जो है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, बिटवीन 15 to 35 किलोमीटर्स। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी सन के प्रेजेंस में होता रहता है, जिसके बारे में हम लोगों ने भी बात की थी पीछे। इस जोन में टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। प्रेजेंस ऑफ ओजोन, जो ओजोन लेयर यहाँ प्रेजेंट होता है वो सन से आने वाले यूवी रेज को एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे चूंकि कोई भी जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं वो बहुत ही रेरिफाइड हैं, और वाटर वेपर बहुत कम है, ये बहुत ही ड्राई होता है। यहाँ पे एयर बहुत कम होती है, वाटर वेपर बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे वेदर से रिलेटेड इंसिडेंसेस भी बहुत ही कम होते हैं। पर कुछ एक तरीके के क्लाउड्स फॉर्मेशन के बारे में हम लोग सुना है हमने, जिसको हम कहते हैं नैक्रियस क्लाउड्स या पर्ल क्लाउड्स भी कहते हैं। उन्हें पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स भी कहा जाता है। ये क्लाउड तब बनते हैं जब पोल्स पे टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ये जो क्लाउड्स होते हैं, ये जो हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत ही अधिक हार्मफुल होते हैं। ओजोन होल जो है इन क्लाउड्स की वजह से और अधिक बड़ा हो जाता है। ये जो क्लाउड्स हैं हमारे, जिनको हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहते हैं, ये एक तरीके से सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारे कुछ गैसेस होती हैं जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती हैं, जैसे कि CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो कि ओजोन लेयर को को बहुत हार्म पहुंचाती हैं। वो यहाँ पे जो कि वर्टिकल मूवमेंट गैस का नहीं होता है, इसलिए जो भी चीज़ यहाँ पे पहुंच गई वो बहुत लंबे समय तक रहती है। हमारे ट्रोपोस्फेयर में ऐसा नहीं था, वहाँ प्रॉपर टर्बुलेंस एंड मिक्सिंग होती रहती थी, इसलिए कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक वहाँ नहीं रहती थी। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक सरवाइव करती है। तो जो CFCs ऊपर पहुंच जाते हैं, उनके लिए ये जो क्लाउड्स हैं वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और CFCs के क्लोरीन को ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं विंटर सीजन में। जब स्प्रिंग सीजन आता है, जब सनलाइट हमारी बढ़ जाती है, तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं वो ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, चेन रिएक्शंस बनाते हैं। ये चेन रिएक्शन इनका होने लगता है, और इसके थ्रू ये ओजोन लेयर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो क्लाउड बनते हैं, ये दोहरा नुकसान करते हैं, डबल हार्मफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो
नाइट्रिक एसिड जो होता है, गैसेस नाइट्रिक एसिड जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, उसको ये यूज कर लेते हैं क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए। अगर वो वहां पे रहता तो जो क्लोरीन है, जो फ्री रेडिकल बन रहा है, उसके साथ रिएक्ट करके हो सकता है कि कुछ ऐसा एलिमेंट बनाता जो कि एटमॉस्फेयर के लिए कम हार्मफुल होता। लेकिन ये गैसेस नाइट्रिक एसिड को भी वहां नहीं रहने देते हैं, इसलिए ये ओजोन होल के लिए को बहुत अधिक बढ़ाते हैं, हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत ही अधिक नुकसानदायक हैं। इसीलिए सीएफसीज को कहा गया है कि फेज आउट किया जाए धीरे धीरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं, फ्रिज से निकलती हैं। ये गैसेस हमारी ओजोन लेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही नुकसानदायक हैं। ये जोन बहुत ही शांत है, यहाँ पे गैसेस बहुत कम है, इसलिए ये एयरक्राफ्ट्स के लिए, वेदर बलून्स के लिए ये बहुत ही फिट है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं, वेदर बलून्स है, बेसिकली वो सारी इसी जोन में फ्लाई करती हैं। यहाँ इमेज में भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी दिखाया गया है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है और हमारी ये जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे उड़ते हुए इसमें दिखाया गया है। थर्ड लेयर है हमारा मेसोस्फेयर, जो कि हमारा थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। और ये इसका एक्सटेंट जो है 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक है। मीन्स इसका विड्थ जो हम देख सकते हैं वो 30 किलोमीटर होता है। इस जोन में टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाता है एंड ड्रॉप्स नियरली -100 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे कोल्ड जोन होता है। मेसोस्फेयर कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि थर्मोस्फेयर ऊपर है या एक्सोस्फेयर ऊपर है तो वो सबसे कोल्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टेम्परेचर सबसे अधिक कम मेसोस्फेयर में होता है और यहाँ पे एक तरीके क्लाउड्स बनते हैं जिनको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स बोलते हैं। ये मतलब नाइट शाइनिंग क्लाउड्स होते हैं, ये समर्स के टाइम में बेसिकली फॉर्म होते हैं और ये बहुत थ्रेड लाइक होते हैं। तो होता क्या है कि जो बहुत ही रेयर डस्ट वगैरह वहां पे होती है, उन डस्ट के ऊपर ये जो आइस, जो वाटर वेपर बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, वो इन पे फ्रीज हो जाता है। वो आइस क्रिस्टल की तरह शाइन करता है, आइस क्रिस्टल्स बना लेता है। वही क्रिस्टल जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो लगता है कि एक शाइनी से क्लाउड्स, थ्रेड लाइक क्लाउड्स बने हुए हैं। उनको हम नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स कहते हैं। मिटियोर्स जो हैं और फॉलिंग स्टार्स का फेनोमेना जो होता है वो उसी लेयर में होता है। जब अपर एटमॉस्फेयर से मिटियोर्स इस लेयर में आते हैं तो वो वेपराइज हो जाते हैं या बर्न कर जाते हैं। जो सैंड लाइक मिटियोर्स होते हैं, मीन्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, वो तो कंप्लीटली बर्न कर जाते हैं। लेकिन जो मिटियोर्स थोड़े बड़े होते हैं, उनका सिर्फ आउटर सरफेस बर्न होता है। वो अर्थ पे आते हैं, जब अर्थ से टकराते हैं, गिरते हैं अर्थ पे, तो वहीं पे उनको मेट्रॉइड्स कहते हैं। तो जो मिटियोर्स इस जोन में बर्न होते हैं, उनका भी जो डस्ट निकलता है, जो डस्ट में वो कन्वर्ट होते हैं, वो ही यहाँ पे नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स के लिए एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। आइस के क्रिस्टल्स को फ्रीज होने के, जो आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं उसके ऊपर ही कलेक्ट होते हैं, जो हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके अपर लिमिट को हम लोग, मेसोस्फेयर के अपर लिमिट को हम मेसोपॉज बोलते हैं। एंड नेक्स्ट लेयर जो है इसके बाद वो है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर का फोर्थ लेयर है। इसका एक्सटेंट जो है अप टू 400 किलोमीटर्स है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, आयनोस्फीयर हम सुनते हैं एंड थर्मोस्फेयर सुनते हैं, दोनों को ही फोर्थ लेयर कहते हैं। लेकिन थर्मोस्फेयर के बीच में ही जो नीचे का जो एरिया है वो आयनोस्फेयर कहा जाता है। थर्मोस्फेयर जो है वो ऊंचाई तक होता है, पर आयनोस्फेयर उसमें नीचे का पोर्शन जिसमें आयंस होते हैं। तो ये इस जोन में भी टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर जो है बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन से आने वाली रेज हैं वो, उनमें एक्स रेज, यूवी रेज होती हैं, तो जो यहाँ पे आयंस होते हैं वो एक्स रेज, यूवी रेज को एब्जॉर्व कर लेते हैं और यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, टेम्परेचर यहाँ अधिक होने के बाद में भी जब अगर आप इस जोन में जाएंगे तो आप
जो है आपको गर्म महसूस नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही रेरिफाइड है। तो हमें हीट तो तब मिलती जब एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते, एनर्जी ट्रांसफर करते, हीट ट्रांसफर करते, तब वो चीज़ गर्म होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हीट जो है मॉलिक्यूल्स बहुत ही रेरिफाइड है और ये फिनोमेना बहुत कम होता है। इसलिए ये टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी हमें बहुत अधिक गर्म फील नहीं होता है। इस जोन में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कैसे होते हैं? यहाँ पे जो सन से आने वाली एक्सरेज, यूवी रेज जो होती हैं, या फिर सन फ्लेयर हुआ, सोलर विंड हुआ, वो क्या करते हैं कि जो इस जोन में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वगैरह पाए जाते हैं, उनको ये आयोनाइज्ड कर देते हैं। आयोनाइज्ड होने की वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हाईली चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, वो हाईली चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, जो हमारे एटमॉस्फेयर के रेडियो वेव्स हैं, जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती हैं, वो इसी लेयर से होती है, क्योंकि रेडियो वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर दिए जाते हैं। यहाँ पे हम एक इमेज देख रहे हैं जिसमें हमने कई सारे लेयर्स की बात की है। तो जो आयनोस्फेयर है वो हमारा, आयनोस्फेयर में जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे, वो हमारे कई सारे लेयर्स में होते हैं, जिनको डी बैंड, ई बैंड, F1 एंड F2 बैंड बोलते हैं। जब सन के टाइम में, जब डे टाइम होता है, सन टाइम जिसको हम बोल रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि सन की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, कॉस्मिक रेज में अभी आ रही है स्पेस से, तो वो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा आयोनाइज्ड हो रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही रात का समय आ रहा है तो सनलाइट कम हो जा रही है, सनलाइट नहीं हमें मिल रही है। उस समय सन की वजह से जो आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा था वो नहीं होगा, सिर्फ कॉस्मिक रेज की वजह से ही होगा। तो दिन के टाइम में हमें डी, ई बैंड और F1 F2 का F बैंड दिखाई पड़ता है। लेकिन रात के समय में ऐसा नहीं होता। रात के समय में डी बैंड जो है वो नहीं होता है, सिर्फ ई बैंड भी बहुत कम होता है। मेजर होता है F1 F2 बैंड ही जो होता है, वो रात के समय में प्रेजेंट होता है। इसलिए रात के टाइम में जो है वो इसमें F1 F2 बैंड में जो है हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। रात के समय में जो रिफ्लेक्शन होता है वो F1 F2 बैंड से होता है, लेकिन डे टाइम में डी एंड ई बैंड भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो उसमें एडजस्टमेंट करने का मैकेनिज्म होता है कि डे टाइम के लिए कैसे एडजस्ट करना है, रात रात के लिए कैसे एडजस्ट करना है। तो रात में जो रेडियो वेव्स अर्थ से भेजी जाती हैं वो इन सारे बैंड को क्रॉस करते हुए F1 F2 बैंड से रिफ्लेक्ट होती हैं और फिर वापस स्काई से रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। तो और डे टाइम में डी बैंड या ई बैंड ये काम करते हैं, जो रेडियो वेव्स आती हैं उन सिग्नल्स को यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल हो पाती है। अच्छा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेनोमेना हमें देखने को मिलता है और जिसमें ब्लू ग्रीन लाइट्स सी या पर्पल लाइट्स सी हमें देखने को मिलती है पोल्स पे हमारे, जिसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड अरोरा ऑस्ट्रियालिस बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, या नदर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स भी बोलते हैं। ये फेनोमेना होता कैसा है? ये इमेज में हम देख रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइट फैली हुई है, जब सोलर विंड चलती है, जब सन से बहुत हाईली चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि आयोनाइज्ड कर देते हैं हमारे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनको। जब सोलर विंड्स अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर से इंटरैक्ट करती है, उस टाइम पे जो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये सोलर विंड से एनर्जी लेके हायर स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और जब वो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गए रहते हैं, उसी एनर्जी को रिलीज करते हैं वो। तो जिसके कारण हमें ये कलर दिखाई देता है। जब कभी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज्ड होके और एनर्जी लेके हायर स्टेट में जाता है, फिर ग्राउंड में आता है, तो हमें ग्रीन कलर दिखाई पड़ता है। और जब कभी ये फेनोमेना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है तो हमें रेड पर्पल टाइप का कलर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो
ये फेनोमेना पोल्स पे ही इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा पोल्स पे वीक होता है इन कंपैरेटिव टू इक्वेटर एंड अदर प्लेसेस। और मैग्नेटिक लाइंस हमारी पोल से ही निकलती हैं और एंटर करती हैं। तो इसी के थ्रू हमारा अ, ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, इसलिए हमें ये फेनोमेना पोल्स पर ही नज़र आता है और कहीं नज़र नहीं आता है। जब अलास्का में चले जाइए या नदर्न कनाडा में, तो आपको ये फेनोमेना देखने को मिल सकता है। ये हमेशा नहीं होता है, इसकी भी एक साइकिल होती है जो कि ऑलमोस्ट 11 ईयर्स की साइकिल होती है। एंड लास्ट वन जो है हमारा वो एक्सोस्फेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारा। एक्सोस्फेयर जो है हमारा आउटर मोस्ट लेयर कहा जाता है। बियॉन्ड 400 किलोमीटर्स एंड नो आउटर लिमिट डिफाइंड। कई बार क्या होता है कि जो थर्मोस्फेयर में हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी लेके पफ हो जाते हैं, उस केस में हमारा जो थर्मोस्फेयर है वो और ऊपर चला जाता है। जहाँ पे जो थर्मोस्फेयर है हमारा वो और ऊपर चला जाता है, तब एक्सोस्फेयर हमारा और ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब वो चार्ज पार्टिकल्स अपने नॉर्मल स्टेट में रहते हैं तो थर्मोस्फेयर नीचे आ जाता है, तो कंपैरेटिव एक्सोस्फेयर भी नीचे आ जाता है। ये जोन जो है वो एक्सट्रीमली रेयरिफाइड होता है। यहाँ पे वेरी लो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है एक्सोस्फेयर में जहाँ पे जितना अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम लगने लगता है कि जितना आउटर स्पेस से फोर्स लग रहा है। उस टाइम पे कोई चीज़ जो है वो बैलिस्टिक कोलिजन करती है, मतलब एक पाथ पे वो कभी वापस से आपस में एक दूसरे में टकराएगी ही नहीं, इस तरीके से वो मूवमेंट करने लगती है। और यहाँ पे जो बेसिकली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो जो सन से आने वाली यूवी रेज हैं उनको ये स्कैटर करते हैं। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं जियो कोरोना। ये इमेज में हम देख रहे हैं, एक ब्लू कलर की रिंग टाइप से बन जाती है, एक लाइट ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलती है, बहुत फेंट सी। इस फेनोमेना को ही जियो कोरोना बोलते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूवी रेज को स्कैटर करता है तब ये फेनोमेना मिलता है। टेम्परेचर इस जोन में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पर यहाँ भी वही चीज़ है कि हमें फील नहीं होता है क्योंकि एक्सट्रीमली रेरिफाइड है, और स्लोली ये आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर। कि जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में हम देखते हैं थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग का फेनोमेना होता है। तो थंडर स्टॉर्म क्या होता है, लाइटनिंग क्या होती है? तो लाइटनिंग समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि जैसे दो बादल हैं वो आपस में टकराते हैं। तो जो जब थंडर स्टॉर्म आता है तो बहुत अधिक टर्बुलेंस होता है, आपस में बादल टकराते हैं। तो उसके कारण जो होते हैं वहाँ चार्ज जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई आप एक स्काई, एक बादल इमेजिन करिए जैसे ये है, इसके अपर पोर्शन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अच्छा, अब ये नेगेटिव चार्ज जो हैं वो ढूंढते हैं कि कहीं से इन्हें पॉजिटिव चार्ज मिले ताकि ये करंट फ्लो कर सके। तो इसी जो क्लाउड है जो हम देख रहे हैं, इसी के रिस्पेक्ट में लोअर एटमॉस्फेयर में जो अर्थ पे हमारे किसी बिल्डिंग में या किसी प्लांट के ऊपर जो है, वो अर्थ से चार्ज निकल के पॉजिटिव चार्ज वहां पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज आपको मिले और किसी कोई पौधा है, कोई पेड़ है, उस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, सडनली एक करंट फ्लो कर जाती है इनके बीच में। इस करंट के फ्लो करने की वजह से ही हमें जो है जो लाइटनिंग का फेनोमेना देखने को मिलता है। जो करंट फ्लो होती है वो सडनली बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने की वजह से वहाँ की एयर जो है बहुत तेजी से एक्सपैंड करती है और एक शॉक वेव जनरेट करती है, जो कि शॉक वेव लेटर साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाती है और हमको सुनाई देती है। अच्छा, पहले हमें लाइटनिंग का फैला पहले हमें आसमान में बिजली चमकते हुए दिखाई देती है, फिर आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि लाइट की स्पीड जो होती है वो साउंड की स्पीड से अधिक होती है। तो ये है हमारा लाइटनिंग का फेनोमेना जो कि ट्रोपोस्फेयर में होता है। जब थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग का फेनोमेना ट्रोपोस्फेयर में होता है, उसी समय एक
इसी के टाइप के जैसा फेनोमेना, लाइटनिंग के टाइप का फेनोमेना जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जिसको हम ब्लू जेट्स बोलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर से 45 किलोमीटर्स पे होता है। ब्लू जेट्स क्या है? ब्लू जेट्स जो है एक कॉनिकल शेप में ऑलमोस्ट 15 डिग्री का कोन होता है। एक ब्लू सी लाइट जो है ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, बहुत हल्की सी लाइन होती है, जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स ही होते हैं। और ये भी क्लाउड टू ग्राउंड जो जो चार्ज बनते हैं उनकी वजह से ही हमें दिखाई पड़ते हैं। ब्लू कलर यहाँ पे क्यों होता है? ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी वजह से हमें यहाँ पे ब्लू कलर मिलता है। अब मेसोस्फेयर में अगर हम चलते हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो मिलते हैं उन्हें हम स्प्राइट्स एंड एल्फ्स कहते हैं। ये मेसोस्फेयर में होता है। तो स्प्राइट्स भी जो होते हैं वो हमारे जो पॉजिटिव क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग की वजह से होते हैं, जो हमने यहाँ देखा था। ये थंडर स्टॉर्म से मतलब कई दर्जन किलोमीटर्स ऊपर होते हैं, ऑलमोस्ट 24-25 किलोमीटर्स ऊपर होते हैं। इससे भी अधिक, मतलब बहुत ऊपर होते हैं। तो ये भी क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग की वजह से हमें रेड स्प्राइट देखने को मिलता है, जो कि एक स्पार्क जैसा होता है। और उसी के साथ साथ हमें एक हेलो टाइप का देखना, डिस्क जैसा रेड कलर दिखाई पड़ता है, जिसको हम एल्फ्स बोलते हैं। ये कई बार रिलेटेड होता है कि हम बोलते हैं कि आयनोस्फेयर में भी कुछ चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो किए, जिसकी वजह से मिलता है। ये अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है कि इसका फिनोमेना एग्जैक्टली क्यों होता है। तो थंडर स्टॉर्म ट्रोपोस्फेयर में मिल रहा है हमें, लाइटनिंग का फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है, ब्लू जेट्स हमारा आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिल रहा है, एंड रेड स्प्राइट्स एंड एल्फ्स जो है हमारा मेसोस्फेयर में होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ एक इम्पॉर्टेंट गैसेस होते हैं, उनका प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे वो बैलेंस में रहते हैं एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले हम इमेज में देख सकते हैं, यहाँ फोटोसिंथेसिस दिखाया हुआ है, ऑर्गेनिज्म का डिके है, डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स है, फॉसिल फ्यूल में जाता है, रूट रेस्पिरेशन होता है, एनिमल रेस्पिरेशन होता है, एंड ऑटो एंड फैक्ट्री एमिशन होता है। एक साइकिल यहाँ पे दिखाई गई है, और ओशन में भी एक साइकिल चलती है। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर में साइकिल देखते हैं। जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, उसको सबसे पहले प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स किस ले लेते हैं? प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ इमेज में दिखाया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स सनलाइट लेके कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन, जो हमारे एनिमल्स हैं, वो पेड़ पौधों को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, तो फूड चेन के प्रोसेस से ये एनिमल्स में पहुंच जाता है, यहाँ पे एनिमल्स में पहुंच जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स टू द सॉइल थ्रू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब ये प्लांट्स और एनिमल, जब एनिमल्स मरते हैं या जब पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, तो वो जो है जो इनके अंदर स्टोर्ड कार्बन है वो वापस से सॉइल में चला जाता है। इनमें से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं एंड एनिमल्स टर्न इनटू द फॉसिल फ्यूल इन मिलियंस ऑफ ईयर। बहुत सारे प्लांट एनिमल जो जो हैं मिलियंस ऑफ ईयर बरीड रहते हैं, दबे रहते हैं अंदर, और वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन फॉसिल फ्यूल को जब वापस से हम लोग बर्न करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वापस से चला जाता है। जो हम और आप हैं, जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब रेस्पिरेशन के थ्रू भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। जब कभी भी ऑटो एंड फैक्ट्री का एमिशन बढ़ने लगता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अच्छा, ओशंस में क्या होता है? ओशंस जो हैं वो CO2 के सिंक के जैसे काम करते हैं। मीन्स ओशंस में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जाता है, और लाइमस्टोन, जिनके बारे में हमने सुना होगा, लाइमस्टोन को बनाता है। और बाद में फिर ये लाइमस्टोन वापस से एनवायरनमेंट में आते हैं और उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, और कार्बन वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो इस तरीके से कार्बन की एक पूरी साइकिल एटमॉस्फेयर में कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट गैस है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन साइकिल है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल जो है वो बेसिकली 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में अबंडेंट है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्म है उसको हम रिसीव नहीं कर सकते। तो इसको कैसे भी करके हमें ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो हमारे लिए काम आ सके। तो सबसे पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन यूजेबल फॉर्म अमोनिया बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम। जो राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, जो कि लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है, दाल वगैरह में, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर से जब लाइटनिंग का फिनोमेना होता है उस टाइम पे भी जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। वहां से भी हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस है हमारा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में ये होता है कि जो अमोनिया कन्वर्ट हुआ है वो उस फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता है, वो वापस से जो है पहले नाइट्राइड में कन्वर्ट होते हैं, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं। तो अमोनियम आयन से नाइट्राइड में कैसे कन्वर्ट होते हैं? वो नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया होते हैं जो उन्हें नाइट्राइड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर नाइट्रोबैक्टर्स होते हैं जो उन्हें नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रेट में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तभी हम उन्हें यूज कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो है वो प्लांट्स जो है वो अपने रूट्स के थ्रू नाइट्रोजनस कंपाउंड को लेते हैं। फोर्थ स्टेप है अमोनिफिकेशन। जो ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो जो है जो उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब वो मर जाते हैं, जब वो डिके होता है, तो वापस से सॉइल में नाइट्रोजन चली जाती है। इसके बाद लास्ट स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन रिलीजेस बैक इन द एटमॉस्फेयर बाय कन्वर्टिंग नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो नाइट्रेट था जिसको प्लांट्स ले रहे थे, इसको वापस से डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और वो फिर से नाइट्रोजन साइकिल को हमारी कंप्लीट कर देता है। वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? क्लॉस्ट्रीडियम होते हैं, सुडोमोनास होते हैं। ये डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है हमारा कि जो ओजोन है, जो ओजोन की बात हम करते हैं, वो ओजोन हमारा फ्रेंड है या हमारे एनिमी है? और यहाँ पे हम देखेंगे तो वो दोनों ही रोल प्ले करता है। ओजोन फ्रेंड कब होता है? जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। यहाँ इमेज में हम देख रहे हैं कि कैसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है सन से आने वाली यूवी रेज को ब्लॉक कर रहा है। यूवीसी जो है जिसका वेवलेंथ कम और एनर्जी अधिक होती है उसको ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। अल्ट्रावायलेट रेज बी जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 95% तक ब्लॉक कर देता है, 5% आता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर वगैरह के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड यूवी ए जो है ये सन में जब आप काफ़ी देर तक एक्सपोज हो जाओ तो जो टैनिंग वगैरह होती है, जो डलनेस वगैरह होती है, वो इसकी वजह से होती है। तो एक तरीके से एक मेजर पोर्शन को ये ऊपर एटमॉस्फेयर में ही ब्लॉक कर देता है। अगर सोचिए कि ये नहीं होता तो यहाँ पे की सिचुएशन क्या होती है यहाँ पे। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होता है वो हमारे फ्रेंड की तरह काम करता है, लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर का ओजोन है वो हमारे एनिमी की तरह काम करता है। कैसे? ट्रोपोस्फेयर में ओजोन अगर प्रेजेंट है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। आपने विंटर्स में कई बार देखा होगा कि एक वाइट ब्लैक थिन सी लेयर एटमॉस्फेयर में जम जाती है, इसको स्मॉग कहते हैं। तो उसमें सांस लेना कितना मुश्किल होता है। तो जब ओजोन हमारी ट्रोपोस्फेयर में मिलती है तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अधिक नुकसानदायक होती है। इससे लंग्स कैंसर होता है, अस्थमा होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं और चेस्ट पेन होता है एंड स्किन रैशेस होता है, आई ड्राइनेस होती है, बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
तो लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन बहुत ही अधिक डेंजरस होती है। एनवायरमेंटल इश्यूज हैं कि जो मरीन इकोसिस्टम में बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं इस चेंज को। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, स्टंटिंग हो जाती है, उनमें कई तरीके की डिजीज हो जाती है। तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है वो काफ़ी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूशन। तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है वो केमिकल रिएक्शन से बनता है बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन दोनों का जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब आपस में रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तब ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है। अच्छा, जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये इसको प्राइमरी पोल्यूटेंट करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट जो है हमें मिलता है एटमॉस्फेयर में। When pollutants emits by car, power plants, industrial boilers, refineries, chemical plants chemically reacts in the presence of sunlight। जब pollutants जो हैं, ये सब pollutants जिनके बारे में अभी हमने बताया, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से, तब ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन होता है। इसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दोनों ही प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ये डायरेक्टली हमें मिलता है, ये किसी प्रोसेस से नहीं बनता है। तो इन दोनों के रिएक्शन के बाद ये बनता है। जब स्टैग्नेंट एयर होती है और सनलाइट, इन दोनों का होना जरूरी है, तब ये बनता है। इसलिए इसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ओजोन जो है, ओजोन इज द वन ऑफ द 6 कॉमन एयर पॉल्यूटेंट आइडेंटिफाइड इन द क्लीन एयर एक्ट। क्लीन एयर एक्ट के द्वारा ओजोन को 6 कॉमन एयर पॉल्यूटेंट बताया गया है। एंड क्रिटिकल एयर पॉल्यूशन इसको कहा गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में। 6 कॉमन पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं? तो ग्राउंड लेवल ओजोन, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। जनरली पॉल्यूशन की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछता है कि 6 मेजर कॉमन पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है। इनफैक्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम देखते हैं उसमें हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.10, सॉरी पार्टिकुलेट मैटर 10, और ये जो गैसेस हैं हमारी, इन्हीं को देखते हैं। इन्हीं को देख के ही हम बताते हैं कि कहाँ की जो एयर है वो कितनी अधिक पॉल्यूटेड है, एयर की क्वालिटी कैसी है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखने के लिए भी ओजोन को देखा जाता है। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन, कितना हार्मफुल है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें जानी जो एटमॉस्फेयर के बारे में, उनके कंपोनेंट्स के बारे में, उनके लेयर्स के बारे में, लेयर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट गैसेस उनकी क्या साइकिल है, और जो ओजोन है वो कैसे हमारा एनिमी है, फ्रेंड है, एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एंड इन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे जाना। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।